-5, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर, इट विल बी -10 डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना था 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 10 इंटू 10 की पावर -2, फिर से बेस से में पावर को ऐड करेंगे तो -1 का स्क्वायर बन रहा है -2, यानी कि f की वैल्यू आती है 9 इंटू -2 पर आके +2 + 9 +11 -10, मतलब f आ गया 90 न्यूटन। बट हमें f कैलकुलेट नहीं करना है, हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है जो कितना होता है √3 टाइम्स ऑफ f होता है, यानी r इक्वल्स टू बनेगा 1.73, ही कुठून आलं √3 होता है 1.73 इंटू क्या होगा 90। नाउ मल्टीप्लाई दिस, ये मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट फाइनल आंसर। वन 155.70, वेरी गुड। चलो सबका आया था सेम आंसर। ये तक अब मल्टीप्लिकेशन आ गया क्या सबका? क्या सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डेटा है, सब कुछ सिमिलर कंडीशन है। नहीं, के कांस्टेंट है 1/4πε0। ये कितना आएगा फिर? डेसिमल शिफ्ट होगा क्योंकि 0 है, तो 17 9 जा 17 का टेबल आता है 153, लेकिन 0.3 था उससे कुछ आगे आएगा, मतलब 153 154 160 तक जो भी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी सेम क्वेश्चन है, बस आपको डेटा चेंज करके दिया है। आपको बोला है कि 3 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम है। अब ये सबका करेक्ट आना चाहिए। एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल ही दिया है जिसकी साइड लेंथ आपको बोला है अगेन कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज कितना होगा, करो कैलकुलेट। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज? मतलब अभी हमें समझ में आ गया, ये रूल ही बना कि इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया, तीनों चार्जेस इक्वल है, ऐसे बोलेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बनेगा रिजल्टेंट फोर्स का? R इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ F। एंड F कैलकुलेट करने का वही बेसिक फॉर्मूला KQ²/R²। तो यहाँ पे K की वैल्यू होती है कांस्टेंट है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q दिया है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 का स्क्वायर बनेगा 400। माइक्रोकूलम में तो -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा 4 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइड बाय R का स्क्वायर, मतलब अगेन 10 की पावर -2। तो ये 9 इंटू 4 कितना आएगा 36, मतलब नेट फोर्स इस केस में आ रहा है 360 न्यूटन। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये R दिया है इसको 1.73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 360। करो मल्टीप्लीकेशन। 612 न्यूटन अराउंड, दिस विल बी द फाइनल फोर्स। चलो नेक्स्ट होमवर्क। नेक्स्ट अभी क्या होगा, अगर हमें चार्ज दिए और चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल बोला है, लेकिन वहाँ पे स्लाइड चेंज करके अगर पोलैरिटी डिफरेंट कर देंगे, ग्रेविटेशन में ये नहीं होता था, मास मतलब मास सेम टाइप का रहता था, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे बोला है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्ज प्लेस किए, जिसमें से 2 वर्टेक्स का चार्ज है पॉजिटिव एंड तीसरा चार्ज है निगेटिव। अगेन ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC। देखो ये सेकंड केस चल रही है अबाउट इक्विलैटरल ट्राइंगल।
फर्स्ट केस में क्या था, तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा √3F। यहाँ पे क्या दिया है कि एनी वन चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट होगी रिमेनिंग 2 चार्जेस से, एंड जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट है उसी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है? भगत करतेगा, भगत गुड मॉर्निंग करते। फर्स्ट केस में क्या था, तीनों चार्ज पॉजिटिव थे, अब यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव है, तीसरा निगेटिव है, एंड जो निगेटिव है उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन क्या होगी, 1 बाय 1 फिर से। अब दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, मतलब ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस फोर्स को मैं F1 बोलता हूं। ये अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये भी प्लस माइनस से मतलब अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स कितना बन गया, F2 बन गया। अभी F1 की वैल्यू कितनी होगी, KQ² बाय R², F2 भी कितना होगा, KQ² बाय R²। Q1 Q2 होता है, बट दोनों अगर सेम है तो क्या होगा, Q इंटू Q बनेगा, Q इंटू Q मतलब कितना बनेगा, Q² बनेगा। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे F1 एंड F2 इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैं इसको F बोल देता हूँ। अब आगे हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, एंगल की। एंगल कितना है, वेरी गुड, 60 डिग्री। जितना इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है वही एंगल यहाँ पे मेंटेन है। इसका मतलब F आ गया, थीटा आ गया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल्स टू √F² प्लस F² प्लस 2F² cos ऑफ 60, cos 60 एंड 2 कट, मतलब रूट में फिर से क्या बचा, F² प्लस F² प्लस F², मतलब अगेन √3 टाइम्स ऑफ F, मतलब सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिख दो ये सेकंड कंडीशन। चलो हो गया। अभी इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड थर्ड केस आएगी, जिसमें यही कंडीशन है, आपको बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस प्लेस किए। यहाँ पे चार्ज है +Q, बस यहाँ पे जो +Q था अब इसको -Q कर दिया है, एंड ये वाला चार्ज फिर से कौन है, +Q है। ट्रायंगल वही है ABC, लेकिन अभी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन चार्ज प्लेस एट C। मतलब कंडीशन क्या है कि 2 की पोलैरिटी सेम है, थर्ड की पोलैरिटी डिफरेंट है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, थर्ड के ऊपर नहीं, इधर फर्स्ट और सेकंड इनके ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। 1 बाय 1 फिर से बोलो, A का चार्ज पॉजिटिव है, C का चार्ज पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब इनकी डायरेक्शन यहाँ पे आ गई, इसको हम F1 बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, KQ² बाय R², साइड लेंथ अगर R है तो। उसके बाद में चार्ज एट B एंड चार्ज एट C सेम पोलैरिटी के अपोजिट है, अपोजिट पोलैरिटी, इसलिए क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब F2 की डायरेक्शन अब यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और F2 की वैल्यू कितनी है फिर से, KQ² बाय R²। दोनों को कंपेयर करेंगे तो F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको हम लिखेंगे इक्वल टू F। क्या लिखा, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F। क्लियर है? अब बोलो दोनों फोर्सेस की बिटवीन एंगल कितना है, थीटा कितना है? वेरी गुड, 120 डिग्री। कैसे आ गया 120? एक लाइन होती है, लाइन का पूरा एंगल होता है 180, इसमें से इतना एंगल ट्रायंगल के अंदर चला गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ये 60 है, तो 180 माइनस 60 मतलब कितना बना, 120। यानी कि यहाँ पे थीटा आ रहा है 120, एंड कॉस ऑफ 120 इक्वल्स टू क्या होता है,
माइनस ऑफ साइन 30 मतलब क्या बनेगा -1/2, ठीक है। तो cos 120 है -1/2, तो इस केस में रिजल्टेंट यानी r कितना होगा, करो कैलकुलेट। फिर से √3f होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। कितना होगा डिफरेंट, करो कैलकुलेट, बोलो। f होगा q -2 का मायनस एफ, फक्त एफ काही सांगतो का, -2 कुठून आलं हर्षवर्धन? r इक्वल टू क्या बनेगा, रूट में f² प्लस f²। सरी का बडबड करतोय, काय झालं तुला? निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह मध्ये अट्रॅक्शन होतं, ॲरो वर जायला पाहिजे होता, इकडे का नाही घेतला? घेऊ शकतो, हा जर इकडे घेतला तर हा इकडे घ्यावा लागेल, मॅग्निट्यूड सेम आहे ना। जर आपण कंडिशन काय मेंटेन ठेवतोय की या चार्जला दुसरा चार्ज काय करतोय, रिपेल करेल तर इकडे करेल, अट्रॅक्ट करेल तर स्वतःकडे करेल ना, कळालं का? तो दोनों को सेम कंडिशन मेंटेन करनी है। जर तू म्हणतो असं घ्यायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, ये ट्रायंगल आहे, ये अगर अट्रॅक्ट कर रहा है, तुला म्हणायचं अट्रॅक्शनचं इकडे घ्या, अट्रॅक्ट हा नाही करत आहे, याच्यावर फोर्स ऍक्ट होतोय ना, मग याच्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स काय करतोय, अट्रॅक्ट करतोय, कोणाकडं? मग कुठे घ्यायला पाहिजे, ॲरो वरच घ्यायला पाहिजे ना, ठीक है। तो r इक्वल्स टू रूट ऑफ क्या बनेगा, f² प्लस f², प्लस होता है लेकिन cos थीटा माइनस आ रहा है, तो प्लस इंटू माइनस बनेगा -2f² इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल होगा, f² प्लस f², 2f² माइनस f², f² रूट ऑफ f² यानी r इक्वल्स टू बनेगा f, ठीक है। तो तीनों भी इंपॉर्टेंट केसेस है रिलेटेड टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड पोलैरिटी सेम है तो √3f, दो की पोलैरिटी सेम है, थर्ड की पोलैरिटी डिफरेंट है, लेकिन थर्ड के ऊपर जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट है उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगेन √3f, लेकिन जिसकी पोलैरिटी सेम थी उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, r इक्वल्स टू f, ठीक है। तो ये हो गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा स्क्वायर को। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, स्क्वायर। अब स्क्वायर के ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर है यहाँ पे ABCD, इसके चारों वर्टेक्स के ऊपर Q Q Q Q, चार चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल पोलैरिटी के इस तरह से प्लेस करेंगे। स्क्वायर मतलब हर एक साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, तो ये R, ये R, ये R, ये भी R। और हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम रेफरेंस के लिए लेंगे चार्ज प्लेस्ड एट C। तो C के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से हैं, पहले उनको देखते हैं। देखो, अब D के ऊपर का चार्ज पॉजिटिव है, C का चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, ये फोर्स कौन बनेगा, F1, और F1 की वैल्यू क्या होगी, Q मतलब Q² अपॉन R², ये आ गया F1। उसके बाद में यहाँ पे और एक फोर्स है, B का जो चार्ज है प्लस Q, ये C के चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये वाला फोर्स F2 कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, अगेन सेम KQ² बाय R²। तो F1 मिला, F2 मिला, दोनों फोर्सेस क्लियर है, लेकिन यहाँ पे इन एडिशन और एक फोर्स होगा थर्ड वन, जो कौन एग्जर्ट करेगा, चार्ज प्लेस्ड एट A। अगेन दोनों पॉजिटिव है मतलब रिपेल करेंगे, इनके रिपल्शन का फोर्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये कौन सा फोर्स होगा, F3। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, चार्जेस तो सेम है, डिस्टेंस जो है अभी हाइपोटेनियस वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल देखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये R है, ये R है, तो हाइपोटेनियस कितना होता है, √2r, कुठून आलो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस की लेंथ अगर √2r है तो ये F3 कितना बनेगा, KQ² R², बट इसके साथ में कौन रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस आ गए, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि हमारे पास वेक्टर का जो रिलेशन है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का, कौन सा, R इक्वल टू रूट ऑफ
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इट इज एप्लीकेबल फॉर टू फोर्सेस ओनली। तो हम क्या करेंगे, पहले F1 एंड F2 इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेने के लिए कंडीशन क्या बनेगी, देखो R इक्वल्स टू फॉर्मूला है रूट ऑफ F1, F1 मतलब सेम है तो F, यानी एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब F1 एंड F2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, हाँ F1 है हाँ F2 है। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल बनेगा 90, एंगल 90 तो cos 90 जीरो है, मतलब ये पूरी टर्म जीरो बनेगी। तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स ऑफ F, यानी कि ये बनेगा R इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर वेक्टर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आपको मालूम होगा, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है इक्वल मैग्नीट्यूड के तो उनका रिजल्टेंट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब इसी लाइन के अलोंग अभी जो हमने R फाइंड किया है वो भी एक्ट होगा। अभी हमें क्या करना है, अभी का रिजल्टेंट एंड बचा हुआ F3 इन दोनों को ऐड करके, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, एंड जो रिप्रेजेंट करेगा नेट फोर्स। फिर से फॉर्मूला सेम होगा, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर वेक्टर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन होते तो हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो इसका मतलब नेट फोर्स बनेगा √2 टाइम्स ऑफ f प्लस f/2। अब ये कहां से आ रहा है, देखो f को हम क्या बोल रहे हैं, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे F3 की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी F3 को हम क्या लिख सकते हैं, f/2। R तो ऑलरेडी √2 टाइम्स ऑफ F आ गया था, तो ये नेट फोर्स हमें यहाँ पे मिल गया। दोनों में से अगर F कॉमन लेंगे तो सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, F इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2। F नेट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, F इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2, वेयर F इज द अरे फोर्स पण कसा कॅल्क्युलेट करणार, के क्यू स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर, ठीक आहे, राईट डाउन के क्यू स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर। तो ट्रायंगल की तीन केस थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। फर्स्ट, तीनों चार्जेस सेम है तो √3 अप, दो सेम है, एक अपोजिट पोलरिटी का है तो भी √3 अप, लेकिन सेम पोलरिटी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो f, एंड अगर स्क्वायर के ऊपर प्लेस करेंगे तो f इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2। अगेन ये सेम फॉर्मूला कहाँ पे था, ग्रेविटेशन में भी था, ठीक है। अब देखो इसमें अगर उन्होंने एक चेंज कर दिया, क्या चेंज किया, ये हो गया था लिख के, जिनका हो गया था उनके लिए देखो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे वो, ये जो स्क्वायर था इसके ऊपर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, इसको निगेटिव बना दिया। क्या बनेगी कंडीशन, क्या होगा, सिर्फ रिजल्टेंट जो इधर जा रहा था उसकी डायरेक्शन ऊपर जाएगी, बाकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगेन इस केस में एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना बनेगा, F इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2। सनी कसा कळतं तुला हे, क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा F1 इधर, ये अट्रैक्ट करेगा F2 इधर, ये अट्रैक्ट करेगा इन दोनों का F3 इधर, इनका रिजल्टेंट भी अलोंग सेम लाइन, तो R प्लस F3 इनकी एडिशन होगी। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फिर से F कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 प्लस 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से पोलैरिटी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, झाले क्लियर, क्या चेंज किया पोलैरिटी में, कि आपको इस तरह का डेटा दिया है कि ये चार्ज पॉजिटिव है
ये चार्ज निगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है। अगेन स्क्वायर कौन है, ए बी सी एंड डी, एंड हमें फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट सी के ऊपर कैलकुलेट करना है। अगेन हर एक साइड लेंथ सेम है, आर 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 एंड आर। करो कैलकुलेट क्या होगा। सेम आ रही कंडीशन। देखो क्या करना है, एक आइडिया देता हूं, बाकी सिंप्लीफाई आप करो। ये दोनों रिपेल करेंगे, इनका फोर्स F1 इधर, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट है रिपल, तो ये F2 इधर, बट इनका रिजल्टेंट इन दोनों के मिडवे पे आएगा ना, ये R, एंड ये दोनों क्या करेंगे, अगेन रिपेल करेंगे, तो इधर कौन होगा, F3। तो पहले हम क्या करते थे, R एंड F3 एक डायरेक्शन में था, इसलिए डायरेक्ट ऐड करके F कॉमन लेते थे। अभी वैसे नहीं होगा, अभी क्या करना पड़ेगा, अगेन वापस दोनों कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो R फाइंड करने के लिए √2f, ये तो क्लियर है अभी, 3/2f, ठीक है। R कितना आएगा, √2f, ये क्लियर है। अब यहाँ पे F3 कितना होगा, f/2। हे पहिला एक्झाम्पल सोडवलं होतं का, तोच डेटा आहे, फक्त अभी R एंड F3 ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, तो जो नेट फोर्स होगा, फाइनल फोर्स, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें रूट में इनके स्क्वायर की एडिशन करनी पड़ी। √2f², √2f का होल स्क्वायर कितना होगा, 2f², f/2 का होल स्क्वायर f²/4। करो एडिशन, इनकी कितनी आती है, 9f²/4। वेरी गुड, कितना बनेगा, 9f²/4, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ f। दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस के दो टाइप है। मास की केस में ये वेरिएशन हमने स्टडी नहीं किए थे। नेक्स्ट, अभी सेम केस होगी, बस क्या होगा, स्क्वायर रहेगा, 4 वर्टेक्स रहेंगे, 4 चार्जेस रहेंगे, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अभी जो अपोजिट पोलैरिटी का है वो यहाँ पे आ गया। अगेन ए बी सी डी वही स्क्वायर है, हमें रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सी फाइंड करना है, और इस तरह का स्क्वायर आपको गिवन है, तो करो फाइंड आपकी केस में। अगेन साइड लेंथ कितनी है, आर है, जीरो। थोडीशी स्पीड कमी करा, व्हेरी गुड, बरोबर जात आहे तुम्ही, पण थोडी गडबड केल्यामुळं थोडंसं एका स्टेपमध्ये परत एकदा बघा।
परत परत वेरी गुड, √2 म्हणना, √2 मुळे मी कंफ्यूज झालो. सिर्फ क्या होगा, जो प्लस था ब्रैकेट में वो माइनस हो जाएगा, पहली केस में जो था. अब बोर्ड पे ध्यान दो, फिर से क्या होगा, डी का चार्ज रिपेल करेगा, इधर आएगा F1, बी का चार्ज भी रिपेल करेगा, इधर आएगा F2. इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बिटवीन मतलब R आएगा. अभी F1 F2 सेम होते हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ F होता है. ये हमने 4 बार कैलकुलेट किया है. उसके साथ ये जो माइनस निगेटिव पोलैरिटी वाला चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. मतलब ये जो F3 रहेगा, अभी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, R के अपोजिट डायरेक्शन में. इसका मतलब अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उनको सबट्रैक्ट करेंगे. यानी F नेट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा R माइनस F3. R का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तो अलोंग R लेना पड़ेगा. रिजल्ट कितना बनेगा, R माइनस F3. अब R की वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ F. F3 कितना आता है, एज यूजुअल F/2. तो ये बनेगा √2F माइनस F/2. F कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में पहले प्लस हुआ करता था, अब क्या होगा, बस माइनस होगा. ठीक है, ये बनेगा नेट फोर्स एक्टिंग इन द गिवन केस. चलो हो गया. अब आयडिया आ रही ना, सगळं नसेल कळत, बट एक कसं करायची प्रोसेस क्लियर होते. लेक्चर के बाद में दिन भर कभी भी इसको 1 या 2 बार सॉल्व करके देखो, जब तक आंसर करेक्ट नहीं आते. ठीक है ना, तो इस टाइप के एग्जांपल्स का पार्ट आज ही क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर एंड ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इससे रिलेटेड ही हमें ज़्यादा इंटरेक्शन करना है. इसको छोड़ के बाकी डायग्राम अगर देंगे तो वहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने को नहीं बोलेंगे, वो इस तरह की कुछ कंडीशंस देंगे. ये क्या है, हे इक्वल साइड का होता है, असं समजून घ्या की साइड्स इक्वल आहे. काही लोकांना चष्म्यामुळे दिसू शकतं की साइड लाइन डिफरेंट है, बट वैसे नहीं. और इसमें आपको बोला है कि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ऐसे 5 वर्टेक्स पे 5 पॉजिटिव चार्जेस प्लेस किए हैं. एंड इसके सेंटर में जो है आपको बोला है कि यहाँ पे प्लेस किया है हमने चार्ज विच इज ऑफ -2q. तो जो चार्ज हमने सेंटर पे प्लेस किया है, सेंटर पे मतलब O पे, उसके ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, अगर यहाँ पे साइड लेंथ कितनी है, R है, तो कितना होगा, 0 होगा. वेरी गुड. F होगा. F मतलब बर 0 K इंटू Q² R². 2 ऑप्शन झाले, अजून 2 पाहिजे आपल्याला. बघा, नन ऑफ दिस. इकडून का दिसतोय तुला, नाही नाही, इकडून नाही आहे. दिलाच नाही तो कसं काय दिसतोय तुला. देखो, कुछ लोगों ने 0 बोला है, कुछ लोगों ने KQ²/R² बोला है. बराबर. हे दोन्ही आन्सर सोडून अजून कोणाचा आन्सर आहे का, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ॲट O विचारलंय मी. KQ²/R². बर, व्हेरी गुड. राम,
2k⁵/r², ये करेक्ट आंसर है। कैसे? देखो बोर्ड पे, ये q एंड ये -2q क्या करेंगे एक दूसरे को, तो इनके अट्रॅक्शन का जितना फोर्स होगा वही फोर्स इनके अट्रॅक्शन का होगा। हे एक्झॅक्ट एका लाईनवर येतात हे, ठीक आहे ना, असं असतं ते। तो ये एक दूसरे को कट करेंगे, कैंसिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो बचेगा क्या, इन दोनों के बिटवीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है, यानी ये r, तो ये डिस्टेंस भी कितना है, r है, यानी फोर्स एक ही बचेगा, कौन सा, F इक्वल्स टू k इंटू स्मॉल q इंटू ये कौन है 2q डिवाइडेड बाय r², यानी कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ k⁵/r²। दिस विल बी द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट O। पढ़ा लो। नेक्स्ट, अगेन स्क्वायर है, ऑफ साइड लेंथ r, तो फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट O। परत 0, बर 0 छोड़ के और कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कट करेंगे, ये दोनों कट करेंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर छोड़ के बाकी अगर ज्योमेट्रिकल शेप देंगे तो उसमें ऐसे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करो, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली हमें इस तरह की कंसेप्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे 4q है, यहाँ पे -q है, यहाँ पे 2q है, इनका सेपरेशन x है, इनका सेपरेशन x/2 है, तो हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2q in magnitude as well as direction. What will be the resultant force acting on charge 2q? सिंपल, जो प्रोसेस स्क्वायर में थी, ट्रायंगल में थी, वही प्रोसेस है, डायग्राम चेंज हो रही, फर्क नहीं पड़ेगा। पहले देखो, ये चार्ज है प्लस, ये चार्ज है प्लस, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बिटवीन का फोर्स F1 इधर मिलेगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, k⁵ Q2 अपॉन r², Q1 कितना है 4q, Q2 कितना है 2q, तो 4q इंटू 2q 8k⁵ का स्क्वायर अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है, ये वाला x, ये वाला x/2, x प्लस x/2 3x/2, 3x/2 का स्क्वायर 3x² 9x²/4, 4 ऊपर जाएंगे मतलब यहाँ पे आएंगे, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 4 32/9 k⁵/x², ये कौन आ गया, F1। राइट लेफ्ट, लेफ्ट।
अब सेम वे ये माइनस क्यू है, ये 2q है, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इधर आएगा फोर्स, ये कौन होगा F2। अब F2 कितना होगा फिर से के क्यू, Q1 Q2 मतलब ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर, सेपरेशन कितना है x/2, x/2 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाय फोर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आ रहा है 8 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये कौन है F2 है। F1 एंड F2 कंपेयर करो, F1 कितना है 32/9 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू ज़्यादा है F1 या F2, F2, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स F2 की टूवर्ड्स होगा एंड वो बनेगा F2 माइनस F1। दोनों में से के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 8 माइनस 32/9, करो सिंप्लीफिकेशन, कितना आता है 40/9, ठीक है। तो नेट फोर्स फाइनल फोर्स बनेगा 40/9 के क्यू का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, इफ अ चार्ज माइनस क्यू ऑफ मास m रिवॉल्व म्हणजे फिरतोय, रिवॉल्व्स अराउंड अनदर चार्ज प्लस क्यू at a distance of r due to electrostatic force of attraction between them, due to electrostatic force of attraction between them, then calculate number 1 angular velocity of the charge, number 2 linear velocity of the charge जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी, एंड नंबर 3 पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रो एंड सर्कुलर इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ओमेगा फाइंड करना है, वी फाइंड करना है एंड टी फाइंड करना है, ठीक है। सब कुछ आ जाएगा, पहले क्वेश्चन रीड करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सी कंसेप्ट अप्लाई करनी है इसके ऊपर सोचो। पहले क्वेश्चन रीड करके समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है क्वेश्चन में। एक चार्ज है प्लस क्यू सेंटर में प्लेस किया है एंड दूसरा चार्ज है माइनस क्यू उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व कर रहा है मतलब सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेंगे, वी आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ओमेगा आ गया। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2π/t, जहाँ से ओमेगा आ गया उल्टा करके 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो t आ गया, ठीक है। तीनों आंसर हो गए, बट क्या करना पड़ेगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करना पड़ेगा किसके साथ kq²/r² यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट यह है कि गिवन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है गिवन सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड है, इसको प्रोवाइड करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन में भी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस में सेम पार्ट अप्लाई किया था, वहां पे बस क्या लिखते थे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखते थे, ठीक है। करो सिंप्लीफाई अब ओमेगा वी एंड टी कितना आता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
काय आलं हे लिनियर वेलोसिटी. व्हेरी गुड. अब ओमेगा आणि टी अंडर रूट ऑफ. चलो बोर्ड पे ध्यान दो वन बाय वन. सेंट्रीपिटल फोर्स पहली केस में लेंगे यम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे एक आर कट करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर. एक आर बचा था, यहाँ का न्यूमरेटर का आर डिनोमिनेटर में चला गया. दोनों साइड में रूट लेंगे तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा q इंटू रूट ऑफ के बाय एम आर. लेकिन ऑप्शन में अगर पाई दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ऐसे कुछ दिख रहा है, इप्सिलॉन दिख रहा है, तो एक एडिशनल स्टेप हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे k को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय 1/4 पाई इप्सिलॉन. और उसमें से क्या होगा फिर 1/4 था, रूट के बाहर आएगा तो ये q/2 बनेगा. रूट में क्या बचेगा 1/पाई इप्सिलॉन m इंटू आर. ठीक है, मतलब ऑप्शन में डेटा किस फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे. इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरी क्वेश्चन ही रहेगा. ठीक है, इस तरह का डेटा पूछा जाएगा. ये हो गई लीनियर वेलोसिटी. क्लियर है सबको. अभी सेम वे हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए दूसरा वाला फॉर्मूला यम आर ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन यम आर का क्यूब. दोनों साइड में रूट लेंगे तो ओमेगा क्या बनेगा फिर से q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम आर क्यू. ये हो गई लीनियर वेलोसिटी. एंड लीनियर वेलोसिटी से जब हम पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय टी, यानी t इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा, यानी t इक्वल्स टू 2 पाई, ये अपॉन में ओमेगा है, मतलब क्या बनेगा 2 पाई बाय क्यू इंटू रूट ऑफ एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के. ये हो गया पीरियोडिक टाइम. अब यहाँ पे अगर फिर से डेटा अगर k के फॉर्म में नहीं है 1/4 पाई इप्सिलॉन के फॉर्म में, तो क्या बनेगा बोलो k को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ 1/4 पाई इप्सिलॉन. तो यहाँ पे क्या होगा ओमेगा इक्वल्स टू फिर से 1/4 रूट के बाहर आने के बाद 1/2, क्या बचा ब्रैकेट में पाई इप्सिलॉन यम आर का क्यूब. या फिर ये सब फॉलो नहीं करना है, इसके ऊपर से कैलकुलेट करना है, तो हमें और एक रिलेशन मालूम है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है v बाय आर होता है. यहाँ पे क्या है रूट में 1/r है, डिवाइडेड बाय r है. इस r को अगर रूट में भेजना है तो r स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी पूरी टर्म सिमिलर है, सिर्फ r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके r क्यूब बना. ठीक है, अगेन पीरियोडिक टाइम के लिए भी सेम पार्ट करेंगे, तो ये t इक्वल्स टू क्या बनेगा k, बोलो क्या बनेगा 2 बाय रियल, मग काय होईल 2 इंटू 2 4 पाय अपॉन क्यू इंटू वन अपॉन होता है ना, तो 1/1 पूरा उल्टा होके ऊपर जाएगा. ठीक है, तो ये बनेगा पीरियोडिक टाइम. मतलब अब तक जो था हमने प्योर कूलम्स लॉ जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उससे रिलेटेड डिस्कशन किया. अब इसके एप्लीकेशन जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, बाकी सिलेबस के कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व थे, उनको 1 बाय 1 रिप्लेस करके वहाँ पे कूलम्स लॉ के साथ कनेक्ट कर देंगे. जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ कंबाइन किया. ठीक है, आगे इसके सिमिलर और एक कंडीशन आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, if two charges, ये हो गया था लिख के, if two charges of magnitude plus q, magnitude q and like polarity, मतलब दोनों भी पॉजिटिव है,
having masses m are in equilibrium. इक्विलिब्रियम आठवतो ना, नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है. आर इन इक्विलिब्रियम ऑन अ सरफेस at a distance r as shown. Then calculate the coefficient of friction. Calculate the coefficient of friction between charge and surface. Coefficient of friction between charge and surface. यानी कि देखो एक सरफेस दिया है, बोला है कि यहाँ पे पहला चार्ज है Q जिसका मास है M, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q इसका भी मास है M, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इनके बिटवीन का सेपरेशन है R अपॉन mg. वेरी गुड, ठीक है. ये इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 रहेगा. अब एज्यूम करते हैं ये वाला चार्ज इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो B वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में क्यों आएगा. उससे पहले देखो ए का चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा विथ फोर्स एफ. कितना होगा फोर्स, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. लेकिन फिर भी ये मोशन में सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई तो फोर्स होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. एंड हमें मालूम है रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स कौन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, विच इज गिवन बाय क्या होता है, म्यू एम जी. यानी कि बी अगर रेस्ट में है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में थे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल चाहिए. यानी ये बनेगा म्यू एम जी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, यानी म्यू बना के क्यू स्क्वेयर अपॉन एम जी आर का स्क्वेयर हो गया. क्वेश्चन रीड करूं काहीतरी वेगळं वाटलं होतं, बरोबर. मतलब हर बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसी के साथ कंपेयर करके हमें अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है. क्लियर है. चलो आगे सेम कंडीशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो इस टॉपिक में जो है मैकेनिक्स के भी बहुत सारे एप्लीकेशन आने वाले, इसलिए मॉर्निंग का जो लेक्चर है वो अगर अटेंड करेंगे तो जितनी रिक्वायर्ड कन्सेप्ट आहे वो अलग से परत रीड नाही करनी पडेगी, रिवाइज नाही करनी पडेगी. ठीक आहे ना. सकाळी बघितलं ना, बसलं फक्त की सगळं व्यवस्थित रिवाइज होऊन जातं. फक्त प्रामाणिकपणे फर्स्ट डे पासून जे काही शिकवले जाते रोजच्या व्हॉइस नोट्समध्ये ते ॲड करत चला. कळालं ना. म्हणजे काय होईल, ॲट द एंड ऑफ 15 जून जेव्हा 11th NCERT पार्ट फर्स्ट सकाळच्या बॅचमध्ये रिवाइज करून कंप्लीट होईल, त्यानंतर तो तुमचा पण सोबत सगळे फॉर्म्युले कन्सेप्ट सोबत क्लिअर असेल. कळालं ना. नाही तर नंतर परत रिवाइज करायला घेतलं 2 महिने इनकी वाटतं शिकवलं होतं की नाही टॉपिक, ते उद्याचं नसेल तर हा लास्ट चान्स आहे. कळालं. कारण त्यानंतर काय होईल, मग 12चं प्रिपरेशन करताना 11च्या कन्सेप्ट पण क्लिअर राहतील आणि मेंटली पण तुम्ही क्लिअर राहणार की नाही 11चं पण आपल्याला आठवतं टॉपिक आपले झालेत. बट हे कधी, जर ईच अँड एव्हरी डे फर्स्ट डेला जे शिकवलं होतं ते रेग्युलर तुम्ही रिवाइज करत राहिले तर. रिवाइज तुम्ही स्वतःहून करणार नाही, यासाठी 2 पर्याय आहेत. एक तर रिटर्न नोट सेंड करा, नाही तर व्हॉइस नोट्स. जसं साक्षीला व्हॉइस नोट सेंड करायला आवडत नाही, ठीक आहे, म्हणून ती काय करते, रिटर्न नोट सेंड करते. म्हणजे जे आपल्याला बडबड करून पाठवायची ती फक्त लिहून पाठवायची. फक्त त्यामध्ये कंडिशन पेजच्या स्टार्टला डेट टाकलेली पाहिजे आजची. कळालं ना. नाही तर पहिल्या डेटचं लिहिलेलं आहे, रोज तेच फोटो पाठवत चालायचे. ठीक आहे, असंही होऊ शकतं. तर तो एक पार्ट करा, याची खूप जास्त हेल्प होईल तुम्हाला. ठीक है. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंडीशन है, स्टेटमेंट बाद में लिख के देता हूं. आपको बोला है कि एक वायर है, क्या एक वायर है, इस वायर का चार्ज है Q1. कितना है चार्ज, Q1. इस वायर के ऊपर हमने और एक वायर रखी है जिसके ऊपर चार्ज कितना है हमें मालूम नहीं है, लेकिन बोला है कि इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन जो है वो R है. इस वायर का मास कितना है, m है. और हमें क्या करना है, इस ऊपर वाली वायर को नीचे गिरने नहीं देना है. उसके लिए कौन से पोलैरिटी का कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज इस वायर के ऊपर हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा.
वेरी गुड। कंडीशन क्या होगी, ऊपर की वायर पहले, नीचे क्यों गिरेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब उसका वेट, यानी mg एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको गिरने नहीं देना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव रखेंगे तभी फोर्स अपवर्ड जाएगा। अब ये फोर्स कितना रहेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेअर, क्यू स्क्वेअर नाही कारण Q2 माहितीच नाही आपल्याला किती आहे म्हणून, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेअर। अब पोलैरिटी तो हो गई, मैग्नीट्यूड के लिए इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल्स टू mg। तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, Q2 इक्वल्स टू mg आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ Q1 हो गया। क्या लिखेंगे इसको, राइट डाउन। इफ a wire having charge Q1 placed in the space above which another wire of mass m is placed at a distance small r, as shown. Then calculate the charge to be deposited on wire so that it will be at rest, जिसके वजह से वायर जो है वो रेस्ट में रहनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो, इक्वेशंस लिखो। नेक्स्ट, आपको बोला है कि एक चार्ज है 4q, दूसरा चार्ज है स्मॉल q, इनके बिटवीन का सेपरेशन आपको दिया है r। कितना है सेपरेशन, r। और अगर इनके बिटवीन मिड पॉइंट पे मतलब पॉइंट p पे अगर हमने एक चार्ज इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल Q वाला, कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल Q वाला, तो उस केस में अगर इस QQ पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 है, QQ पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स अगर 0 है तो ये Q की वैल्यू कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? ये जो Q है इसको PQ पर प्लेस किया हमने, एंड उसके बाद में QQ पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 हो रहा है, फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है उसके ऊपर, तो ये Q की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। करो कैलकुलेट। रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 इंटू एक्स, तो पण अप्लाई करते तो व्हेरी गुड। ठीक है, बट वो आता कैसा है उसकी कंडीशन ये, कंडीशन क्या होगी देखो, QQ पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बिटवीन का फोर्स एंड इन दोनों के बिटवीन का फोर्स
ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे k 4 टाइम्स ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू फॉर q। ठीक है, तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने सारे कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और एप्लीकेशंस हमें कल के लेक्चर में भी डिस्कस करने हैं। बिफोर कमिंग टू टुमारोज लेक्चर आपको क्या करना है, लास्ट 3 डेज में जितने क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वो फिर से एक बार सॉल्व करके आने हैं। इन एडिशन टू दैट मॉड्यूल सबको मिल गया है। मॉड्यूल में से फर्स्ट कंसेप्ट के बाद में, मतलब कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 नहीं सॉल्व करनी, उसके पहले के भी नहीं करने, उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए टिल कंसेप्ट एप्लीकेशन 2, कितने क्वेश्चन से देखो, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक। कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के बाद में देखो, 1 से पहले नहीं। 6 से स्टार्ट हो रहा है क्या, 9 पासून बर, कहाँ तक है कंसेप्ट एप्लीकेशन 2, 53 पर्यंत है, 43। ठीक है, एक दिन में इतने नहीं करने, क्या करो 6 है ना एग्जाम्पल नंबर, पहले 6 से लेके 16 तक ओनली 10 सॉल्व एग्जाम्पल करके आओ। तो ये जो 10 सॉल्व एग्जाम्पल्स रहेंगे इसके डाउट्स सिर्फ और सिर्फ मैं कल के दिन क्लिअर करूंगा, कळालं ना। त्यामुळे जे आज सॉल्व करतील त्यांनाच ते क्लिअर होईल, नाही तर नंतर हर्षवर्धनला 4 महिने आठवतं की सर ते मला इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सच्या कन्सेप्ट ॲप्लिकेशनमधला सॉल्व एक्झाम्पलमधला 7 नंबरचा क्वेश्चन आता कळतच नाही आहे। मग आता कळत नाही म्हटल्यानंतर माझा नेक्स्ट क्वेश्चन असेल तेव्हा सोडवायला सांगितला होता ते कुठे आहे, नोटबुकमध्ये आहे का, जर ते असेल तर तो डाऊट क्लिअर होईल, नसेल तर मग परत जा सॉल्व कर, 2 वेळा 3 वेळा कर, मग माझ्याकडे, कळालं ना। त्यासाठी आता सांगितले त्यामुळे आज सॉल्व करूया। ठीक है, तो कल इसके डाउट्स एंड एक वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। उसके बाद